हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र की सीरीज को, जिसमें कि आपका एमसीक्यूज रहेगा। यूपी, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सब का सीरीज रहेगा। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपका हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उससे जुड़ा हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले हुआ था एक एग्ज़ाम बिहार का एक एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8। इसमें जो है आपका लिटरेचर से 35 क्वेश्चंस आया था। कितना? 35। ये आप उठा करके उसको देख लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है यहीं से बने थे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से बने थे। तो इस पे आप ट्रस्ट करिएगा। जो भी एग्ज़ाम आपको देना होगा, आप एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, फिर इसको देखने आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ये चौसर से जुड़ा हुआ रहेगा। चौसर कौन है? जोफ्री चौसर। ये हैं आपके जोफ्री चौसर, जिनका जन्म हुआ था 1340, या फिर कभी कभी 43 भी बोला जाता है। कि ये कंट्रोवर्सी है कि किस में हुआ था जन्म, इनका एग्जैक्ट डेट नहीं पता। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1400 में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, हु सेज रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विथ फुल डिवोटेड हार्ट। इसमें बोला जा रहा है कि कौन है जो किसने है या कौन है जो बोला है कि रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज, मतलब पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा जाने के लिए मैं तैयार हूँ। टू कैंटरबरी विथ फुल डिवोटेड हार्ट, यानी पूरे हृदय से मैं कैंटरबरी तीर्थ यात्रा जाने के लिए तैयार हूँ। ये किसने बोला था? तो ये बोले थे आपके जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर जो कि लिखे हैं कैंटरबरी टेल्स, उसमें ये आता है। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स। और इसमें ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा, बॉक्स में दिया है ये जो है कैंटरबरी टेल्स जो जा रहे हैं पिलग्रिम्स, ये क्यों जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं सेंट थॉमस को थैंक्स बोलने के लिए। सेंट थॉमस कौन है? सेंट थॉमस वो हैं जो कि कुछ लोगों का हेल्प किए थे, मदद किए थे जब वो बीमार थे, तो उनको थैंक्स बोलने जा रहे हैं। कैंटरबरी टेल्स है जो कि 29 पीपल रहते हैं। ठीक है, 29 लोग रहते हैं, एक चौसर भी रहते हैं। ये लोग जाते हैं कैंटरबरी क्या करने के लिए? सेंट थॉमस को थैंक्स बोलने के लिए। और ये लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे, और एक लोग मतलब दो कहानी जो है, दो स्टोरी जाते वक्त सुनाया जाएगा। मतलब एक पर्सन जो है दो स्टोरी जाते वक्त सुनाएगा और दो स्टोरी आते वक्त, यानी एक पर्सन जो है एक पर्सन को 4 स्टोरी सुनाना होगा। ये डिसाइड होता है। कितने लोग रहते हैं? 29 + 1 चौसर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने पूरा मिला करके 24 ही स्टोरी हो पाती है, यानी ये इनकम्प्लीट वर्क है किसका? जोफ्री चौसर का। ठीक है, इसमें प्रोलॉग भी होता है जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक्स सेंट थॉमस फॉर, यानी जो पिलग्रिम्स जाते हैं, जो तीर्थ यात्री जाते हैं कैंटरबरी टेल्स में, वर गोइंग टू, वो जाते हैं क्या करने के लिए? थैंक्स सेंट थॉमस। सेंट थॉमस को थैंक्स बोलने के लिए जाते हैं। सेंट थॉमस को थैंक्स क्यों बोलने जाते हैं? क्योंकि ये जो सेंट थॉमस होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और ये जो सेंट थॉमस होते हैं, ये सिख लोगों का, यानी जो बीमार रहते हैं उनका मदद किए रहते हैं। कौन? सेंट थॉमस। इस वजह से चौसर और चौसर के साथ जैसे मॉन्क जाता है, करेक्टर में रहता है मॉन्क रहता है, क्लर्क रहता है। ठीक है, और इसमें रहता है हैरी बैरी होता है, जो होस्ट करता है वो रहता है। ऐसे मिला करके 29 + चौसर एक। ठीक है, ये लोग रहते हैं। ठीक है, ये लोग जाते हैं थैंक्स बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रिफरेंस ऑफ यंग थेबियन वॉरियर, यानी कैंटरबरी टेल्स है फ्रेंड्स। आपको हम बताया कि थे कि जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें कितनी स्टोरी होती हैं? 24 स्टोरी होती हैं। और जो 29 कैरेक्टर होते हैं उसमें से एक कैरेक्टर होता है नाइट, जो कि पहली
स्टोरी होती है। जो पहली स्टोरी सुनाई जाती है वो किसके द्वारा सुनाई जाती है? एक नाइट होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये आपका, ठीक है, नाइट्स टेल। ये जो एक नाइट होता है, वो नाइट क्या करता है ना, एक यंग थेबियन वॉरियर के बारे में कहानी को सुनाता है। किसके बारे में सुनाता है? यंग थेबियन वॉरियर के बारे में। कौन सुनाता है? ये नाइट सुनाता है। एक योद्धा होता है, वो योद्धा की जो कहानी होती है वो होती है आपकी यंग थेबियन वॉरियर की, एक योद्धा की कहानी होती है। फ्रेंड्स, वॉरियर से याद आया, हमारे चैनल का नाम है एक्सीलेंट वॉरियर्स, ठीक है। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आपको वीडियो पाने में आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का देखते हैं बॉक्स में क्या कह रहा है। बॉक्स में कह रहा है फ्रेंड्स, जो नाइट्स होता है, नाइट जो पहली कहानी सुनाता है यंग थेबियन वॉरियर का, वो फर्स्ट टेल होता है जॉफ्री चौसर्स के कैंटरबरी टेल्स का। जो जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स है ना, उसमें ये पहली कहानी सुनाई जाती है। किसके द्वारा? नाइट के द्वारा, ठीक है। ये एक लॉन्ग कहानी होती है, ठीक है। इन्वॉल्व टेल ऑफ लव ऑफ एंशियंट ग्रीस हूँ टू नाइट्स। यानी जो कहानी सुनाता है, जो नाइट कहानी सुनाता है ना, दो लड़कों के बारे में सुनाता है, ठीक है। कौन कौन से लड़के होते हैं? एक होता है आरसाइट और एक होता है पेलेमोन। कौन सा होता है? पेलेमोन। और दूसरा होता है आरसाइट, ठीक है। इनके बारे में ही, इनके प्यार की कहानी को वो सुनाता है। कौन? नाइट सुनाता है। ये जो नाइट है ना, इन्हीं दोनों के बारे में कहानी को सुनाता है, जो कि बहुत लंबी कहानी होती है। और इसमें कहानी में क्या रहता है? दे वर कैप्चर्ड इन वॉर बिटवीन थेब्स एंड एथेंस, ठीक है, एथेंस, एंड थ्रोन इनटू अ एथेनियन प्रिजन टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर। यानी इसमें क्या होता है ना कि एक युद्ध, एक चीज़ों को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के युद्ध होता है। उसमें क्या होता है कि दोनों को क्या किया जाता है? जेल में फेंक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये कहानी शुरू होती है। टाइम मिलेगा आपको तो आप थ्योरी इसका देख लीजिएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। और एक चैनल है स्टडी लवर करके, उसमें कैंटरबरी टेल्स के सारे कहानी का जो प्रोलॉग है ना, सब बताया गया है, तो उससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, यानी रेनेसा का मॉर्निंग स्टार किसको बोला गया है? यानी जो रेनेसा है पुनर्जागरण है, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। इसके पुनर्जागरण के बारे में, पुनर्जागरण का स्टार किसको बोला गया है? तो वो बोला गया है आपका जॉफ्री चौसर को। किसको बोला गया है फ्रेंड्स? तो ये बोला गया है जॉफ्री चौसर को। जॉफ्री चौसर को बोला गया मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, रेनेसा का स्पेलिंग अक्सर करके पूछता है, यूपी में पूछा हुआ है। जब हम स्पेलिंग का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, लेकिन एक बार आप याद करिएगा, रेनेसेंस, रेनेसेंस आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रेनेसेंस, ठीक है, ये स्पेलिंग पूछा जाता है। और इसमें जो है इस टाइम पे, चौसर के टाइम पे आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो मतलब उससे रिलेटेड देखिए, ये हुआ था आपका, विलियम कैक्सटन जो है प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड में। जो विलियम कैक्सटन होते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस को कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं? तो वो करते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। और उसके बाद ट्यूडर मोनार्की होता है, वो 1487 में इस्टेब्लिश होता है, मतलब उसका राइज होता है। चौसर के जन्म के बारे में हम बता दिए हैं आपको, 1343 या 1340 भी माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फंड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। यानी ये देखिए, थोड़ा सा इज इससे जुड़ गया है, ये अलग से है। कैरेक्टर इज फंड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग, यानी शिकार करने का और घुड़सवार करने का कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि शौकिया होता है, ठीक है। वो कौन होता है? वो मॉन्क होता है। यानी जो 29 हम आपको कैरेक्टर बताए हैं कैंटरबरी में, उसमें से एक कैरेक्टर अभी आप देखे हैं कि योद्धा रहता है, नाइट रहता है, ठीक है, और एक रहता है आपका मॉन्क। ये मॉन्क जो होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्या? हंटिंग और राइडिंग करना, ठीक है। ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, देखिए ये पीजीटी दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, ये पीजीटी दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, इसका थोड़ा सा बॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि मॉन्क जो करेक्टर है, मॉन्क है आपका। और अभी आप नाइट के बारे में देखे हैं, नाइट्स के बारे में, यंग थेबियन वॉरियर जो रहते हैं कैरेक्टर, उसके बारे में जो कहानी सुनाता है नाइट, जो नाइट कहानी सुनाता है यंग थेबियन वॉरियर के बारे में, वो कैरेक्टर हो गया, ये मॉन्क हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जो चौसर हैं प्रेजेंट करते हैं करप्ट मॉन्क को, करप्ट होता है ये मॉन्क, ठीक है। हु लव्स ऑफ गुड लाइफ, यानी वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है अच्छे जीवन को, यानी अच्छे जीवन, आसान जीवन उसको चाहिए। एंड फाइंड्स मोर प्लेजर इन हंटिंग, उसको बहुत सुख मिलता है हंटिंग करने में, देन स्टडिंग इन क्लोजर, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, जो मॉन्क होता है ना, इसको बहुत मज़ा मिलता है हंटिंग करने में, ठीक है। मॉन्क्स वीकनेस, इसका वीकनेस क्या होता है, अच्छा खाना, एक्सपेंसिव क्लाथिंग यानी अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाने खाना। हिज लव फॉर हंटिंग वायलेट्स द मोनेस्टिक वोज टू पॉवर्टी एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मॉन्क रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा शौकिया रहता है, अपने अच्छे जीवन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। और ये अच्छे खाना खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौकिया होता है, ठीक है। राइडिंग का, एस्ली बैरी ब्राउन्स हॉर्स on his way to Canterbury, he bells attached to his horse, bidding tickle pleasantly with the wind, यानी ये सब मिला करके घुड़सवारी और इसके लिए बहुत ज़्यादा शौकिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 6 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मन कंक्वर्ड इन इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग, यानी एक आप ये जान लीजिएगा थोड़ा सा, जो ओल्ड हिस्ट्री है ना, इंग्लिश लिटरेचर का जो ओल्ड हिस्ट्री है, उसमें एक टाइम पीरियड रहता है 1066, क्या रहता है फ्रेंड्स 1066, इसको भूलिएगा मत। एक 10,066, ठीक है, 1066, ठीक है, 1066। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बैटल ऑफ हेस्टिंग होता है, क्या होता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग। ये जो बैटल ऑफ हेस्टिंग होता है ना, इसमें क्या होता है कि किंग हेराल्ड जो होते हैं, किंग हेराल्ड इंग्लैंड के, उनसे युद्ध होता है, किससे होता है, तो जो एक नॉर्मन नॉर्मन होते हैं जो कि इंग्लैंड में अटैक करते हैं, नॉर्मन होते हैं जो इंग्लैंड पे अटैक करते हैं, तो उनके किंग का नाम क्या होता है, उनके किंग का नाम होता है विलियम, यानी विलियम जो कि नॉर्मन्स के किंग होते हैं, वो किंग होते हैं, ठीक है। उनका युद्ध होता है, किससे होता है, हेरोल्ड से, किंग हेरोल्ड से होता है, ठीक है। ठीक है, इस युद्ध को क्या बोला गया है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, क्या बोला गया है फ्रेंड्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ठीक है। तो इस युद्ध में जो होता है वो विजय होता है, किसका होता है, विलियम का होता है, किसका फ्रेंड्स होता है, जीत विलियम का होता है। और ये युद्ध कब होता है, तो ये युद्ध जो है फ्रेंड्स, ये होता है आपका 1066 में, कब होता है फ्रेंड्स, 1066 में। इसी को बोला गया है नॉर्मन कंक्वर्ड, ठीक है। इसमें किसका जीत होता है, विलियम का जीत होता है। और कौन मारा जाता है, तो ये मारे जाते हैं आपके किंग हेरोल्ड जो कि इंग्लैंड के होते हैं। उसके बाद नॉर्मन्स का जो है टाइम पीरियड कहाँ पे आ जाता है, नॉर्मन पीरियड आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं नॉर्मन्स, इंग्लैंड में हो जाते हैं। इंग्लैंड के किंग हेरोल्ड पे अटैक करके विलियम जो है जीत जाता है, ठीक है। और ये जो होता है युद्ध कब होता है आपका, 1066 में। इसको बोला गया बैटल ऑफ हेस्टिंग, क्या बोला गया है फ्रेंड्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इपिथैलियम इज अ पोयम रिटन टू सेलिब्रेट, यानी इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स कि इपिथैलियम एक वर्क है, उसमें क्या सेलिब्रेट किया गया है, यानी किसको बताया गया है, तो उसमें बताया गया है आपका मैरिज को। ये जो इपिथैलियम है, इपिथैलियम प्रोथैलियम, थैलमियम, ये किसको सेलिब्रेट करता है, ये मैरिज को। या ये किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, ये लिखा गया है आपका एडमंड स्पेंसर के द्वारा। एडमंड स्पेंसर जो है अपनी वाइफ
कि वाइफ के ऊपर ये मैरिज पर ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इपिथेलियम, अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं इपिथेलियम में, ठीक है। और एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है, सीक्वल माना जाता है, इपिथेलियम और प्रोथेलियम। इपिथेलियम और एक वर्क है इनका प्रोथेलियम, दोनों को क्या माना जाता है, सीक्वेंस में माना जाता है, ठीक है। और एडमंड स्पेंसर के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि एडमंड स्पेंसर कौन है। तो ये जान लीजिए आप, एडमंड स्पेंसर जो है, ये जो इपिथेलियम है ये ओड है, ठीक है, रिटन टू हिज वाइफ ब्राइड एलिजाबेथ बॉयले। एलिजाबेथ बॉयले जो होती हैं एडमंड स्पेंसर की वाइफ, उनकी वेडिंग पे ये लिखा गया है, उनको एड्रेस किया गया है वेडिंग डे पे। ये 1594 में लिखा गया है, 1594 में। इज़ अ पोएटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। और इसमें बोला गया है एडमंड स्पेंसर वर्क आर फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन इनका जो वर्क है एडमंड स्पेंसर का, वो कौन कौन सा वर्क है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है फेयरी क्वीन, जो कि एलिजाबेथ को डेडिकेट करते हैं। और दूसरा है आपका शेफर्ड्स कैलेंडर, इसमें 12 महीने के बारे में, यानी 12 मंथ का डिस्कशन है 12 पार्ट्स में, ठीक है। इसमें 12 पार्ट्स होते हैं जो कि 12 महीनों को इंडिकेट करते हैं। और ये जो है आपका इपिथेलियम, इपिथेलियम क्या है, जो हम आपको अभी बताएं, मैरिज को सेलिब्रेट किए हैं, अपनी जो वाइफ है एलिजाबेथ बॉयले, उनके मैरिज पर ये सेलिब्रेट किए हैं। और एक वर्क इनका दिखा रहा है एमोरिटी, कौन सा, एमोरिटी। एमोरिटी क्या होता है, सॉन्ग और सोनेट्स होता है, किसका, एडमंड स्पेंसर का। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें पॉइंट है, ही वॉज रिटन एलिजाबेथ इरा, राइटर इन द एलिजाबेथ इरा एंड डिवोट टू द प्रोटेस्टेंट चर्च। यानी ये जो है ना प्रोटेस्टेंट थे, चर्च के ये प्रोटेस्टेंट रहे हैं, और ये एलिजाबेथ एज में रहे हैं। और इनका जन्म जो हुआ है 1552 टू 1599 तक रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन कैंटरबरी टेल्स अपीयर टू ऑलवेज बिजी एंड मेक्स शो ऑफ हिज नॉलेज। ये देखिएगा फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताएं नाइट का टेल, ठीक है। अब नाइट के बारे में आपको बताएं कैंटरबरी टेल्स में, और किसके बारे में बताए हैं, रिवाइज करिएगा आप, एक बार देख लीजिएगा। कैंटरबरी टेल्स, अरे कैंटरबरी टेल्स के जो 29 कैरेक्टर हैं, ठीक है, 29 कैरेक्टर में एक आपको बताए थे हम नाइट के बारे में, मॉन्क के बारे में बताए थे, और एक कैरेक्टर है मैन ऑफ लॉ। ये जो मैन ऑफ लॉ रहता है कैरेक्टर ना, ये क्या है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी दिखाता है, बिजी दिखाता है और नॉलेज का शो ऑफ करता है, ठीक है। बिजी दिखाता है और नॉलेज का शो ऑफ करता है, ठीक है। इसमें बताया गया, देखिए इसका आंसर समझ में आएगा, मैन ऑफ लॉ, ठीक है। अपने आप को बिजी दिखाता है और नॉलेजेबल दिखाता है, जितना कि वो रहता नहीं है, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है, कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज, ठीक है। ये कैंटरबरी टेल्स जो है चौसर के द्वारा लिखा जाता है, और इसमें 24 स्टोरीज होती हैं। और इस प्ले को, इस वर्क को किसके द्वारा लिखा गया है, कब लिखा गया है, ये 1400 में लिखा गया है, ठीक है। और ये कैरेक्टर मैन ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका द थिएटर ऑफ मोटेड द ऑथर इज, यानी द ऑथर ऑफ, सॉरी फ्रेंड्स, द ऑथर ऑफ मोटेड द ऑथर, ले मोटेड द ऑथर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमस मिलोरी, ठीक है। थॉमस मिलोरी, इनका वर्क है ले मोटेड द ऑथर। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, इसका एक ट्रिक आप याद कर लीजिए। देखिए ये जो मिलोरी है इन्हीं का वर्क है, ठीक है। तो इनको आप बोलिएगा मिलोरी मोटे डी आर्थर, ठीक है, मिलोरी मोटे दी आर्थर। आप हमेशा जब भी इस क्वेश्चन को देखिएगा मिलोरी मोटे दी ऑथर बोलिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। ऐसे हम भी याद किए थे अपने टाइम पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड, ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड, यानी वो आदमी जो कि प्रिंटिंग प्रेस को या प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग समझिए इंग्लैंड में लाया। तो वो कौन लाया था, कौन सा आदमी रहता है, तो वो रहता है आपका विलियम कैक्सटन। कौन होता है फ्रेंड्स, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन जो होता है ना, वो 1476 में इंग्लैंड में जो है इंट्रोड्यूस कर देता है, किसको, प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करता है। कुछ बॉक्स में भी है क्या, देख लेते हैं। विलियम कैक्सटन, इनका जन्म इस टाइम हुआ था, जन्म इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वही हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है।
इंग्लिश मर्चेंट, ये मर्चेंट होता है, ठीक है। डिप्लोमेट एंड राइटर, राइटर भी होता है। प्रिंटर यानी कि राइटर समझिए, वो काफ़ी इंटरेस्टेड होता है प्रिंटिंग में, इसका मतलब कि वो राइटर भी रहता है। ही इज़ ब्रॉट टू फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड इन 1476, यानी वो इसमें यही बताया जा रहा है कि वेस्टमिंस्टर यानी इंग्लैंड में 1476 में, कितना फ्रेंड्स 1476, आप याद रखिएगा 76 ही, 74 मत बोल दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 76 ध्यान दीजिएगा, 75 के बाद 76, ठीक है। और ये कैक्सटन है ना, ट्रांसलेट करता है 24 बुक्स को ट्रांसलेट करता है। और नेक्स्ट है आपका सेट अप अ प्रेस ब्रग अबाउट 1474 टू द रेकुएल द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश, यानी रेकुएल जो है फ्रेंड्स ये फर्स्ट बुक होता है प्रिंटेड किया हुआ, किसके द्वारा, विलियम कैक्सटन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ट्रेवेलन इन इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न विद द मेडिवल, यानी इसमें बोला जा रहा है एज पर ट्रेवेलन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में हम पहली बार, वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने पहली बार देखा है कि मॉडर्न जो है वो मिक्स हुआ है मेडिवल के साथ, यानी मॉडर्निटी को मेडिवल के साथ मिलाया गया है। ये किसके लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ये किसके लिए बोला जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है आपका जॉफ्री चौसर के लिए। चौसर का वर्क आप टाइम मिले तो थोड़ा सा डिटेल्स में देख लीजिएगा स्टडी लवर से, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं ये चौसर को, कौन, स्टडी लवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चौसर के बारे में बोला जाता है कि जो चौसर कैरेक्टर होता है ना, वो मॉडर्निटी को मिडिवल को मॉडर्न से रिलेट करता है, मिंगल करता है, ठीक है। चौसर का वर्क कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए, अब आगे अभी तक चौसर से जो बना था क्वेश्चन वो हम डिस्कस कर लिए हैं, अब शेक्सपियर से देखेंगे, सेकेंड पार्ट में शेक्सपियर को देखेंगे। शेक्सपियर को पहला वाला क्वेश्चन है ये, फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, यानी रोमांटिक कॉमेडी जो है, रोमांस के साथ साथ कॉमेडी है, ये इसका फाउंडर किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको, आपका रॉबर्ट ग्रीन को। किसको, रॉबर्ट ग्रीन को। रॉबर्ट ग्रीन कौन है फ्रेंड्स, वही है जो कि शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किए थे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी विट्स में से एक रहते हैं जो कि इसको शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है, फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। चौसर तो बाद में आए फ्रेंड्स, पहले तो यूनिवर्सिटी विट्स ही रहते हैं ना, जो कि एलिजाबेथन एज में पहले चौसर शेक्सपियर के लिए जो ड्रामा है उसका प्लेटफॉर्म जो तैयार करते हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स ही तैयार करते हैं। चौसर शेक्सपियर, बार बार चौसर का नाम आ रहा है फ्रेंड्स, सॉरी। तो शेक्सपियर के लिए ये जो लोग हैं ये प्लेटफॉर्म को तैयार कर देते हैं, कौन, यूनिवर्सिटी विट्स, जिसमें कि 7 मेंबर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। बॉक्स में क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट आर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी जो शेक्सपियर से जस्ट पहले जो थे, ठीक है, ड्रामेटिस्ट, उनको बोला जाता है यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन वाज द Robert Greene was one among the 7 university wits who can called the founder of romantic comedy. There is a peculiar romantic hum our rare कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब यही बताया गया है कि मतलब पहली बार ये यूज़ किए थे या फाउंडर इनको बोला जाता है। उस टाइम पे इतना ये जो यूनिवर्सिटी विट्स होते हैं ना, ये लोग ही इसको डेवलप करते हैं, उसमें से स्पेशली जो फाउंडर बोला जाता है वो बोला जाता है रॉबर्ट ग्रीन को। इसी टाइम पे ड्रामास जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा था, ड्रामा पर बहुत ज़्यादा काम होने लगा था। नेक्स्ट है, हाँ, एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि जो फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे जो है, ये रॉबर्ट ग्रीन का जो है रिगार्डेड एज द ग्रीन बेस्ट एंड मोस्ट
सिग्निफिकेंट प्ले। ये जो है ना फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ये जो है रॉबर्ट ग्रीन का बेस्ट वर्क माना जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले है ये, ठीक है। किसका है? रॉबर्ट ग्रीन का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बसोला इज द नेम ऑफ एक्स इक्यूनर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है इसमें फ्रेंड? बसोला इज द नेम ऑफ एक्स एक्यूसनर, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप, डचेज ऑफ माल्फी। ये जो करेक्टर रहती है बसोला ना, वो किसमें की रहती है? वो रहती है आपकी डचेज ऑफ माल्फी की। किसकी रहती है? डचेज ऑफ माल्फी। डचेज ऑफ माल्फी कौन लिखा है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आप, ये बना हुआ था, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये अभी 6 to 8 में भी पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखे थे, उसमें जो बिहार का 6 to 8 हुआ है बीपीएससी का, उसमें दिया था डचेस ऑफ माल्फी किसका है? तो ये आपका वेबस्टर का है। किसका है फ्रेंड्स? वेबस्टर का है। जॉन वेबस्टर का नाम सुने होंगे ना, जोकोबियन एज के, उन्हीं का है। जोकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर, ठीक है। ये बसोला जो है फॉर्मर सर्वेंट ऑफ द कार्डिनल रिटर्न फ्रॉम अ सेंटेंस इन द गैलीज ऑफ मदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था बसोला कैरेक्टर, ये पूछा हुआ फ्रेंड्स है क्वेश्चन। और ये भी पूछा हुआ है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया जॉन वेबस्टर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इतना फ्रेंड्स डिटेल वो करने लगेंगे तो टाइम लगेगा, और हम चाहते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको देखा जाए। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड अ लेडी मैकबेथ। अब ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स हैड लेडी मैकबेथ, ये जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ। ये क्रिटिसिज्म होता है, ये क्रिटिसिज्म पता है आपको? क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। तो ये लिखा गया आपका एलसी नाइट के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये पूछा जाता है किसके द्वारा, ये वर्क किसके द्वारा रहता है? एलसी नाइट के द्वारा। एलसी नाइट, चाइल्ड होगा ना, सी से आप मिला लीजिएगा चाइल्ड, और चाइल्ड जो होते हैं ना नाइट में बहुत परेशान करते हैं। बच्चे जो है ना रात में सोने नहीं देते हैं। देखिए ये जो नाइट है ना, नाइट में जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रेन होते हैं ना, सोने नहीं देते हैं। आप ये ट्रिक लगा लीजिएगा, जो चिल्ड्रेन है रात में सोने नहीं देते हैं। एलसी नाइट, आप ये ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है 2-3 क्वेश्चन से। आप क्रिटिसिज्म से 2-3 जो क्रिटिकल वर्क है ना उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम आपको ये आगे भी हम आपसे पूछेंगे कि ये जो चिल्ड्रेन, ये वाला जो है हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड ए लेडी मैकबेथ, ये कौन लिखा है? तो आप ये बता दीजिएगा कि नाइट, एलसी नाइट लिखे हैं। नाइट में बच्चे जो है बहुत परेशान करते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें बताया गया है एलसी नाइट वाज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक। ये क्रिटिक होते हैं। हिज ऐसे हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड ए लेडी मैकबेथ, जो कि 1933 में इज़ अ क्लासिक ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। मॉडर्न हो ही गया फ्रेंड्स, ये देखिए 20th सेंचुरी चली तो मॉडर्न हो गया, क्लासिक ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। ये क्लासिक होता है मॉडर्न क्रिटिसिज्म का। द मेन थीम ऑफ फॉस्टर्स, यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा गया है, डॉक्टर फॉस्टर्स, उसका मेन थीम क्या है? डॉक्टर फॉस्टर्स का मेन थीम क्या होता है? तो डॉक्टर फॉस्टर्स का जो मेन थीम होता है वो होता है ह्यूमन डिज़ायर फॉर नॉलेज एंड फिजिकल वर्ल्ड। इसमें जो होता है ना, डॉक्टर फॉस्टर्स जो होता है ना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर उसको होता है, तीव्र इच्छा होती है किस चीज़ की? नॉलेज की। जो फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी नॉलेज हैं उन सब के बारे में उसको डिज़ायर होती है जानने की, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले में ये डॉक्टर फॉस्टर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपके एक राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लो। कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो। रुकिए इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। क्रिस्टोफर मार्लो का और भी वर्क है जिसमें कि नॉलेज के बारे में बताया गया है। देखिए डॉक्टर फॉस्टर्स, मार्लोज प्ले, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स प्रोटैगनिस्ट, क्लासिक जर्मन लेजेंड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल जोहान जॉर्ज फॉस्ट, ठीक है। ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड था, इनका वर्क था जोहान, ठीक है। मार्लोज प्ले
ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ। अच्छा फ्रेंड्स, ये आप जान लीजिएगा कि इसका दूसरा नाम जो आपसे कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम जो होता है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन द लंडन अराउंड 1592। The experience of the legendary Dr. Faustus, who sells his soul to demon Mephistopheles in return for the worldly knowledge and pleasure। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है डॉक्टर फॉस्टस ना। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज को ढूंढने के चक्कर में क्या करता है कि जो आपके वो होते हैं विचेस होती है ना, जो चुड़ैले उड़ैले होती हैं, जो ब्लैक मैजिक होता है ना, उसमें फंस जाता है। वो नॉलेज को जानने के लिए इतना तीव्र होता है इच्छा कि वो बोल देता है कि ठीक है हम वो बोलती है ना कि अगर आप इस नॉलेज को जानना चाहते हैं तो आपको आपका एज जो है कुछ साल जो है आगे निकल जाएगा, तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाता है और उस ब्लैक जादू को सीखने के लिए। तो इसमें यही दिखाया गया है कि नॉलेज के लिए वो कितना ज़्यादा तीव्र इच्छा रखता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है थॉमस मोर ऑथर ऑफ यूटोपिया। ठीक है, ऑथर ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया के ऑथर कौन होते हैं? थॉमस मोर ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू, यानी जो ऑथर होते हैं ना थॉमस मोर। ठीक है, थॉमस मोर का क्या होता है, ये यूटोपिया। ठीक है, इसमें ये बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। कहाँ से फ्रेंड्स? इंग्लैंड से। ठीक है, और ये आप जान लीजिए कि मोरे का जो यूटोपिया है, मोरेज यूटोपिया, आप ऐसे याद रखिएगा, मोरेज यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है फ्रेंड्स? यूटोपिया एक ऐसा प्लेस होता है, आइडियलिस्टिक प्लेस होता है जिसमें दिखाया जाता है कि सब कुछ अच्छा है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें, कोई करप्शन नहीं है। ये मतलब दिखाता है कि जैसे दैवी जगह है, यहाँ पे कोई करप्ट नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। तो ये एक समझिए, ये केवल इमेजिनेशन है, ऐसा तो कुछ रियलिटी में होने वाला नहीं है और ना कोई ऐसा प्लेस है। ठीक है, तो ये कौन लिखा था? तो ये लिखे थे आपके थॉमस मोर। फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले हम आपको बोले थे मोटे दी ऑथर, क्वेश्चन कराए थे मोटे दी ऑथर कौन लिखा है, तो ये लिखे थे आपके मेलोरी मोटे दी ऑथर। ठीक है, मेलोरी मोटे दी ऑथर, आप ऐसे याद रखिएगा, मेलोरी का मोटे दी ऑथर है। ठीक है, और आप ये यूटोपिया का कैसे याद करेंगे? तो आप याद रखिएगा मोरेज यूटोपिया, यानी आइडियल स्टेट के बारे में, एक आइडियल स्टेट के बारे में, जगह के बारे में बहुत ज़्यादा मोरे सोचते हैं। मोरे सोचना मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, किसके बारे में? एक आइडियलिस्टिक प्लेस के बारे में। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रिक से ही पहले आप याद रखेंगे, उसके बाद आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मोरेज यूटोपिया यानी आइडियलिस्टिक प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये किसका वर्क है? मोरे का है। ठीक है, और मेलोरीज मोटेड द ऑथर, इसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हैमलेट। ये तो क्वेश्चन जो है इसको स्टार बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, फिर भी आपको कुछ ओवरव्यू मिल जाए, इसके लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोला गया है हैमलेट, हाउ मेनी टाइम्स डज घोस्ट अपीयर्स। ठीक है, हैमलेट्स का जो घोस्ट रहता है, यानी हैमलेट के पिता का जो घोस्ट होता है, वो कितने बार अपीयर होता है पूरे प्ले में। तो फ्रेंड्स, जब आप ध्यान दीजिएगा, प्ले जब पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि दो वो होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। कौन से होते हैं? मार्सेलस होता है, बर्नार्डो होता है। कौन होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्सेलस और बर्नार्डो। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, यानी प्ले स्टार्ट होते ही वो बोलता है कि जो किंग हैं, जो हैमलेट जो किंग हैं, प्रिंस हैमलेट के पिता जो लेट किंग हैं, जो मर गए हैं किंग, उनका घोस्ट अपीयर होता है।
ठीक है। ये कौन बोलता है? मार्शलस बोलता है, बर्नार्डो बोलता है। लेकिन उस टाइम पे प्ले शुरू होने से पहले ही 2 बार अपीयर हो चुका रहता है, तो 2 बार वो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और प्ले के दौरान ये 3 बार अपीयर होते हैं, यानी टोटल 5 टाइम अपीयर होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि अब इसको माना जाए कि इसको और इसको दोनों को मिला करके माना जाए, क्योंकि प्ले स्टार्ट होने से पहले ही 2 बार इसमें डिस्कस किया गया था कि प्ले स्टार्ट होते ही वो बोलता है मार्सिलस और बर्नार्डो हैमलेट से कि उससे बोलता है, हैमलेट से नहीं, होरेशियो से बोलता है कि 2 बार जो है किंग हैमलेट का जो घोस्ट है वो 2 बार अपीयर हो चुका है प्ले के पहले ही। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है। ये 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये एग्जामिनर के ऊपर है, क्वेश्चन पूछने के ऊपर है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका होली सोनेट इज अ वर्क बाई। होली सोनेट जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका जॉन डन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? जॉन डन के द्वारा। जॉन डन कौन है? तो जॉन डन है आपके मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है। उनका जो वर्क है होली सोनेट्स, वो ये जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ठीक है। जॉन डन है आपके मेटाफिजिकल पोएट है, मेजर पोएट है, ये इंपॉर्टेंट पोएट है, सबसे मुख्य पोएट यही होते हैं इसके मेटाफिजिकल के, ठीक है। होली सोनेट इज अ वर्क डन बाय इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। दीज आर आल्सो नोन एज द डिवाइन मेडिटेशंस और डिवाइन सोनेट बिकॉज it contains a series of 19 devotional poems, ठीक है। these sonnets were published posthumously 1633, the first edition of songs and sonnet. Among these, most of the poems highly personal, such as holy sonnet, elegy on डन्स वाइफ हु डाइड इन 1617। यानी जो जॉन डन होते हैं ना, वो अपनी वाइफ को ये डेडिकेट करते हैं, उनकी डेथ पे जो एलिजी है वो होता है आपका होली सोनेट, ठीक है। होली सोनेट जो होता है उसमें कितने होते हैं? 17 सोनेट होते हैं, ठीक है। 17 सोनेट होते हैं और 19 डिवोशनल पोएम्स होते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया होता है? ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया होता है। ये पोस्थुमसली यानी उनके मरणोपरांत ये पब्लिश किया गया होता है। किसके द्वारा? जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल पोएट है। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन बाई बेन जॉनसन? प्ले बाई बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन का वर्क इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप ये याद रखिएगा कि बेन जॉनसन का वर्क जो है ये नहीं है। कौन सा? डचेज ऑफ माल्फी। अभी कुछ देर पहले हम आपको बोले थे डचेज ऑफ माल्फी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका जॉन वेब्स्टर के द्वारा। बसोला अभी करेक्टर आया था ना, बसोला ये किसका करेक्टर होता है? बेन जॉनसन के, सॉरी फ्रेंड्स, क्या नाम है, जॉन वेब्स्टर के वर्क डचेज ऑफ माल्फी के, जॉन वेब्स्टर के वर्क का जो कैरेक्टर है बसोला, ठीक है। जॉन वेब्स्टर का जो कैरेक्टर है एक बसोला, जो कि किस में आई रहती है? डचेज ऑफ माल्फी। तो ये वर्क किसका हो गया फ्रेंड्स? जॉन वेब्स्टर का हो गया, ठीक है। और बेन जॉनसन का कौन कौन सा वर्क है आप ये जान लीजिए। बेन जॉनसन किस एज से बिलोंग करते हैं आप ये भी जान लीजिए। ये बिलोंग करते हैं आपके एलिजाबेथन एज से। किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो कि शेक्सपियर का एज होता है, उसको रेनेसा एज भी बोला जाता है या एलिजाबेथन एज भी बोला जाता है, ठीक है। या तो उसको 16th सेंचुरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि जो वोलपोल है, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा डचेज ऑफ माल्फी। लेकिन अनदर इसका इन्फॉर्मेशन है, वोलपोल जो होता है ये भी कॉमेडी होता है, एल्केमिस्ट होता है, एक सिंथियाज राइवल होता है। ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? ये सब लिखा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। अब इसमें देखिए दिया है, बॉक्स में दिया है, इसका आंसर एक बार आप देख लीजिए। इसका आंसर यही था, ठीक है। और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? डचेस ऑफ माल्फी जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी। ये क्या है फ्रेंड्स? रिवेंज ट्रेजेडी है जैकोबियन, ठीक है। रिटन बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेब्स्टर 12 और 13 में लिखा गया है बेन जॉनसन के द्वारा, ठीक है। ये पोएट होते हैं, प्ले राइट होते हैं शेक्सपियरियन एज के,
एक्टर होते हैं, लिटरेरी क्रिटिक होते हैं, ठीक है। वॉलपोल जो है वो तो कॉमेडी होता है बेन जॉनसन का, ठीक है। सिंथियाज कॉमेडी एज ए बेस्ट फीस्ट, सिंथियाज रिविल इज अ लेट एलिजाबेथन स्टेज प्ले होता है, अ सेटायर रिटेन बाय बेन जॉनसन। एल्केमिस्ट इज अ कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन, यानी जो सिंथियाज रिविल होता है ये भी एक प्ले होता है, और एल्केमिस्ट ये भी कॉमेडी है, वॉलपोल भी कॉमेडी है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बेन जॉनसन के। ये बेन जॉनसन कौन है? जो कि एलिजाबेथन एज, शेक्सपियर एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि एल्केमिस्ट जो है वो एक नॉवेल भी है, ठीक है। पॉल पॉल कैल्हो के द्वारा लिखा हुआ एक फेमस नॉवेल भी है, ठीक है, द एल्केमिस्ट, जो कि एक वो भी है, कॉमेडी भी है। किसके द्वारा लिखा हुआ? बेन जॉनसन के द्वारा। ये दोनों है, ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन इपीलॉग, यानी इसमें से बता रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा एक वर्क है जिसमें इपीलॉग है। इपीलॉग और एक आप जान लीजिएगा प्रोलॉग, यानी इपीलॉग और प्रोलॉग दोनों है। कौन से वर्क में है? तो वो है टेम्पेस्ट के वर्क में। टेम्पेस्ट जो इनका वर्क है ट्रेजिक रोमांस, यानी इसमें ट्रेजिडी भी होती है, रोमांस भी होता है, या इसको ड्रामेटिक रोमांस भी बोलते हैं। ये 2016 के टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी में, ठीक है। टीजीटी के 2016 क्वेश्चन, यूपी का जो टीजीटी है 2016 में जो हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? ट्रेजिक रोमांस या ड्रामेटिक रोमांस होता है, ठीक है। ये होता है, इसमें जो है टेम्पेस्ट है, इसमें आपका प्रोलॉग भी होता है, इपीलॉग भी होता है। प्रोलॉग क्या होता है फ्रेंड्स? प्रो मतलब जो पहले, यानी प्ले परफॉर्म होने से पहले जो होता है उसको प्रोलॉग बोलते हैं, और प्ले होने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं इपीलॉग। यानी इपीलॉग मतलब ये अंत में जो किया जाता है। जैसे कोई भी वर्क आप देखेंगे शुरू होता है तो उसमें बोलता है कि ये सारी चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि इस प्ले में क्या क्या होने वाला है, और आखिरी में जो प्ले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, डायडेक्टिक जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, उसके बारे में प्ले के आखिरी में बताया जाता है, वो होता है इपीलॉग। तो ये शेक्सपियर के एक वर्क है टेम्पेस्ट, उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, प्रोलॉग और इपीलॉग, ठीक है। प्रोलॉग इपीलॉग समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट चलते हैं। शेक्सपियर सोनेट इंड विथ, यानी शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है, शेक्सपियर का जो सोनेट होता है या इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियर सोनेट को क्या बोलते हैं? इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। ये इंड कैसे होता है? तो ये होता है कपलेट से, ठीक है। ये आप जान लीजिए कि जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है ना, उसमें क्या होता है? 3 क्वार्टरेन होता है, 3 क्वार्टरेन होता है और 1 कपलेट होता है, ठीक है। क्वार्टरेन कितने कितने लाइन का होता है? तो एक क्वार्टरेन होता है आपका 3 लाइन का, ठीक है, 4 लाइन का फ्रेंड्स, 4 लाइन का एक क्वार्टरेन होता है आपका, ठीक है। 4 लाइन का एक क्वार्टरेन होता है, ठीक है। कितने क्वार्टरेन होते हैं? 3 क्वार्टरेन होते हैं। कितनी लाइनें हो गई आपकी? 12 लाइनें हो गई। और एक कपलेट होता है, कपलेट कितना होता है? 2 लाइन का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका 14 लाइन। ये शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट होता है, ठीक है। तो ये इंड किससे होता है? ये कपलेट से होता है, ठीक है। अब इसमें आप सोनेट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये सोनेट क्या है। सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड along with the other Italian वर्ड्स फ्रॉम थॉमस याट एंड हॉवर्ड। देखिए हॉवर्ड या फिर अर्ल ऑफ सरे, देखिए 2 लोगों की कंट्रीब्यूशन से ही इंग्लैंड में सोनेट का इंट्रोडक्शन होता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके द्वारा? थॉमस याट और अर्ल ऑफ सरे या हेनरी हॉवर्ड। ये दोनों एक ही नाम है, अर्ल ऑफ सरे या हेनरी हॉवर्ड, ठीक है। अर्ल ऑफ सरे या हेनरी हॉवर्ड एक ही नाम है। ये दोनों लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इटालियन पोएट जो होते हैं, इटालियन पोएट होते हैं, उनके वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करते हैं? ये ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करते हैं और ये सोनेट को लाते हैं, दोनों मिला करके ये सोनेट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे और थॉमस याट के द्वारा, ठीक है। ये 2 पर्सन जो हैं इन्हीं के द्वारा एलिजाबेथन एज में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एलिजाबेथन एज बोलिए या उसके थोड़ा सा पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाता है, 16th सेंचुरी के मिड में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है। और इसका मज़ा करते हैं कौन? शेक्सपियर। इसका पूरा अच्छा लाभ उठाते हैं शेक्सपियर, ठीक है। और ये जान लीजिए इसकी राइमिंग क्या होती है।
देखिए ये 14 लाइन का पोयम होता है और इसकी राइमिंग होती है ए बी, ठीक है, सी डी, ई एफ, ठीक है, जी, यही होती है, ठीक है। 14 लाइन की होती है और 3 क्वार्टरन होता है, 4x3 और 2 लाइन का कपलेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये आप थोड़ा सा हम स्लो लेके चल रहे हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें घटना चक्र की जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ठीक है। वैसे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताए चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्रेयर ऑकर्स इन शेक्सपियर्स। लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, ये किसका है? ये है आपका मैकबेथ का। मैकबेथ में ये जो मैकबेथ रहता है वो क्या बोलता है? लाइफ इज़ अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्रेयर, ठीक है। ये शेक्सपियर के हैमलेट में मैकबेथ में बोला जाता है कि जो लाइफ है ना वो चलती फिरती परछाई है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। चलती फिरती परछाई बोला जाता है जीवन को, किसके द्वारा? मैकबेथ के द्वारा, मैकबेथ प्ले में, ठीक है। एक्ट 5 सीन 5 में जब सब काम कर लेते हैं, सारे के सारे मर्डर वर्डर सब कुछ कर लेते हैं मैकबेथ, उसके बाद ये सारी चीज़ें उनको समझ में आती है कि लाइफ इज़ ए वॉकिंग शैडो, यानी जीवन जो है चलता फिरता परछाई है। उसके पहले इनको ध्यान नहीं आता ये सारी चीज़ें क्या है। और एक फ्रेंड्स आप फैक्ट जान लीजिएगा कि जो ट्रेजिडी था, ट्रेजिडी होता है मेन तो शुरू होता है चलता है एलिजाबेथन एज में, ये अच्छे से पॉपुलर होता है। और इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, ट्रेजिडी उसमें एक कोई योद्धा होता है, शेक्सपियर वाले में का बता रहे हैं आपको। कोई योद्धा होता है जो कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती हैं, लेकिन कोई एक चीज़ों की वजह से उसका क्या होता है, डाउनफॉल होता है, वही होता है आपका ट्रेजिडी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और आप बीच बीच में आप एक दो थोड़ा सा अलग सी इन्फॉर्मेशन जान लिया करिए। शेक्सपियर का ग्रेट वर्क है जो ग्रेट जो ट्रेजिडी है वो कितनी ट्रेजिडीज है? वो 4 हैं। कौन सी? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ठीक है। एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। होकम क्या होता है फ्रेंड्स, इसको क्या पढ़ेंगे? होकम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, यानी शेक्सपियर का थीम क्या होता है सोनेट का? तो वो होता है लव सोनेट। क्या होता है फ्रेंड्स? लव सोनेट, जिसमें कि ये कितना लिखते हैं सोनेट शेक्सपियर? 154 सोनेट लिखते हैं। उसमें से 126 किसको एड्रेस किए हैं? ये हेनरी हावर्ड को। और 26 किसको एड्रेस किए हैं? ये किए हैं डार्क लेडी को। और बचा 2 सोनेट, वो किसको किए हैं? क्यूपिड को किए हैं, गॉड क्यूपिड को किए हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा थीम का? ये लव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, लव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स बाय विलियम शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का टोटल नंबर ऑफ सोनेट कितना है? तो वो है फ्रेंड्स आपका 154। 154 को डिवाइड भी कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, किसको किसको किया गया है? 3 लोगों को किया गया है। 126 किया है आपका हेनरी हावर्ड को किया गया है, और उसके बाद 26 किया है डार्क लेडी को किया गया है, और बचा आपका 2, तो ये किया गया है क्यूपिड को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट विन द नोबेल प्राइज़। अच्छा, इसमें देखिए कि पूछ रहा है कि कौन से राइटर हैं जो कि नोबेल प्राइज़ नहीं विन किए हैं, ये अलग से क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें जो है राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, इन लोग को मिला है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसको नहीं मिला है, डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज़। तो आप ये भी जान लीजिए कि किसको मिला है। तो पहले आप ये जान लीजिए किसको किसको मिला है। जीबी शॉ को मिला है, जॉन गाल्सवर्दी को मिला है। गाल्सवर्दी को कब मिला है? तो ये मिला है 1932 में, ठीक है। 1932 में किसको मिला है? तो ये मिला है जीबी शॉ को, नहीं, जॉन गाल्सवर्दी को। जीबी शॉ को कब मिला है? तो जीबी शॉ को मिला है 1925 में मिला है, ठीक है।
ये इन लोगों को मिला हुआ है। ये डेट आप देख लीजिए। अब ऊपर चलते हैं। हाँ, इसमें हो गए आपके अब विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स को कब मिला है? तो इनको मिला है 1923 में, ठीक है। और जेम्स जॉयस को नहीं मिला है, ठीक है। जेम्स जॉयस को नहीं मिला है। किसको किसको मिला है? अभी पिछला हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं किसको किसको मिला था। अभी हम आपको बताए हैं सबसे पहले किसको मिलता है। तो सबसे पहले मिलता है जीबी शॉ विलियम बटलर ईट्स को। विलियम बटलर ईट्स को पहले मिलता है। कब मिलता है? 1923, ठीक है। इसके 2 साल बाद 1925 में किसको मिलता है? तो ये मिलता है आपका जीबी शॉ को। जीबी शॉ को, ठीक है। जीबी शॉ को मिलता है, ठीक है। अब इसी का आप उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका गाल्सवर्दी, ठीक है। इसी का उल्टा गाल्सवर्दी को। गाल्सवर्दी को कब मिला है फ्रेंड्स? तो गाल्सवर्दी को मिला है 1932 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये इनका उल्टा, यानी विलियम बटलर ईट्स का उल्टा मिला है। डेट उल्टा कर दीजिए तो ये मिला है गाल्सवर्दी को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये यहाँ पे दिया है, देखिए जो जीबी शॉ हैं वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये विलियम बटलर ईट्स भी आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो है ये इंग्लिश पोइट हैं। कौन? जॉन गाल्सवर्दी इंग्लिश ऑथर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन फिक्शन द ऑथर ओवरऑल थीम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड मेन आइडिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। यानी किसी भी ऑथर का जो वर्क होता है या फिक्शन का जो वर्क होता है उसका जो मेन आइडिया होता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका थीम कहलाता है। क्या कहलाता है? थीम कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा थीम। और ये जान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है जबकि जो एकदम बीच में जब प्ले पहुंचता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। सेटिंग क्या होता है? सेटिंग यही होता है कि कौन से जगह पे इस प्ले का परफॉर्मेंस हो रहा है। ये जो स्टोरी है वो कहाँ पे ली गई है, मतलब कहाँ पे हो रहा है। जैसे आपका मैकबेथ है। मैकबेथ आपका स्कॉटलैंड में होता है, डंकन में होता है, ठीक है, स्कॉटलैंड में होता है। और हैमलेट होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये सारी सेटिंग्स जो जहाँ पे प्ले परफॉर्म होता है, सेटिंग के बारे में बताया जाता है, उसको सेटिंग बोलते हैं। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट यानी पूरी स्टोरी को बोलते हैं प्लॉट, ठीक है। जो स्टोरी होती है उसको प्लॉट बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब इन द सब टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट, यानी 12th नाइट जो है इसका सब टाइटल क्या है? दूसरा नाम इसका क्या है? तो उसका दूसरा नाम है और व्हाट यू विल, यानी व्हाट यू विल जो आपकी इच्छा हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा होगी ऐसा है, ठीक है। इसका क्या नाम है दूसरा? व्हाट यू विल। इसके थोड़ा सा बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा है। 12th नाइट या व्हाट यू विल कैन बी अंडरस्टूड एज अ इथेरा रिफरेंस, ठीक है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक करेक्टर आप एक बार देख लीजिएगा कि जो करेक्टर हैं उसमें कौन कौन से करेक्टर होते हैं। देखिए एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाट यू विल जो होता है ये फ्रेज़ होता है। ये किसके लिए फ्रेज़ यूज़ किया जाता है? ओलिविया के लिए। ओलिविया कौन होती है? ओलिविया जो डचेस होती है वो ओलिविया होती है इस प्ले में 12th नाइट में, ठीक है। और इसका एक यहाँ इसमें एक ड्यूक होता है, उसका नाम क्या रहता है फ्रेंड्स? ओरसिनो रहता है। क्या रहता है? ओरसिनो। और जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस जो होते हैं उनका नाम क्या रहता है? जो कि बिछड़ जाते हैं, शिप टूटने के दौरान जो बिछड़ जाते हैं, उन दोनों ट्विंस का एक भाई बहन होते हैं, दोनों का नाम क्या होता है? तो एक का नाम होता है सेबेस्टियन, दूसरे का नाम होता है वेला। जो लड़की रहती है उसका नाम वेला होता है, दूसरी जो लड़का होता है उसका नाम होता है सेबेस्टियन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द लाइन देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरोज, मतलब कि इसमें बोला जा रहा है देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरोज, यानी कि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो हैं
स्पेशल जो सारी चीज़ें हैं ना वो पहले से तय हैं। ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हैमलेट के द्वारा। ये कब बोला जाता है फ्रेंड्स? तो ये तब बोला जाता है जब हैमलेट बाहर चला जाता है, जब हैमलेट को भगा दिया जाता है। पोलोनियस के मर्डर के बाद हैमलेट को भगा दिया जाता है, तो उसके बाद जब हैमलेट को बुलाया जाता है, वो जो क्लॉडियस होता है इसका चाचा बुलाता है इसको, तो चाचा बुलाता है तो लियर्स जो है इसका फ्रेंड्स वो अरे लियर्स नहीं फ्रेंड्स, होरेसियो। होरेसियो जब हैमलेट से मिलता है ना तो वो बोलता है कि फ्रेंड तुम मत जाओ, उनके बुलाने पे मत जाओ, वो छल से तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो हैमलेट बोलता है कि यहाँ पर जो है ना एक जो स्पैरो होती है ना, एक गिलहरी भी जो होती है उसका भी जो मर्डर होता है, उसकी जो भी मृत्यु होती है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है। यानी एक स्पैरो की भी मृत्यु पहले से डिसाइडेड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइडेड हैं उसको हम नहीं रोक सकते हैं, और इसलिए अब हम जाएंगे और हम ड्वेल करेंगे लियर्स के साथ। ये होरेसियो बोलता है हैमलेट से। होरेसियो जो है अपने फ्रेंड हैमलेट से बोलता है, प्रिंस हैमलेट से, कि हम जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं प्री प्लान होती हैं। नेक्स्ट बॉक्स में वही चीज़ें लिखी होंगी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। द रेयरर एक्शन इज वर्च्यू देन वेंजियंस, दिस ऑकर्स इन शेक्सपियर्स। यानी इसमें बोला जा रहा है द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन वेंजियंस। यानी जो एक्शंस होता है ना, जो रैंडम कोई चीज़ें हो जाती हैं वो अच्छी होती हैं जो कि पहले से डिसाइडेड होती हैं उनसे, ठीक है। यानी जो रेयरर एक्शन होती है, जो रैंडम एक्शन होती है वो अच्छी होती हैं जो कि पहले से प्लान की जाती हैं उनसे बेहतर होती हैं। ये किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है टेम्पेस्ट में। किस में बोला गया है? टेम्पेस्ट में। और ये कब बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में। क्यों बोला जाता है? तो ये बोला जाता है, प्रोस्पेरो बोलता है कि जो वो प्लान किया था ना उससे बेहतर होता है जो उस टाइम पे होता है, जो शिप में जो तूफान लाया जाता है प्रोस्पेरो के मैजिक के द्वारा, उस मैजिक में जो चीज़ें घटनाएं होती हैं उस पर ये बोलता है कि जो चीज़ें होती हैं, रेयरर एक्शन जो होता है वो अच्छा होता है जो कि प्लान बनाया जाता है उससे। यानी प्लान बनाने से अच्छा होता है जो चीज़ें रैंडम हो जाती हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है प्रोस्पेरो के द्वारा। प्रोस्पेरो, ये प्रोस्पेरो कौन होता है? ये जो एक आयरलैंड पे रहने वाला एक किंग होता है जिसका कि भाई जो होता है वो इसको उसका राज्य हड़प करके इसको बाहर निकाल देता है, बैनिश कर देता है। ये वही किंग होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स। ये 4 प्लेज, ठीक है, रोमांसेस, शेक्सपियर्स रोमांसेस 4 प्लेज। शेक्सपियर के रोमांस जो है, रोमांस या फिर ट्रेजिक कॉमेडी बोलिए, इसमें जो आप ये देखिएगा प्ले कि जो टेम्पेस्ट है ना उसमें ना किसी का डेथ हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो कॉमेडी ही है। यानी इसमें ट्रेजिक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पेनफुल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कॉमेडी होती हैं। इस वजह से इसको रोमांसेस बोला जाता है या फिर वो बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रोमांस बोला जाता है या फिर ड्रामेटिक वो बोला जाता है, ड्रामेटिक रोमांस बोला जाता है, ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी होता है ये। टेम्पेस्ट में आप देखिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इनके 4 हैं, ठीक है। रोमांसेस जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? टेम्पेस्ट है, पेरिकल्स है, विंटर्स टेल है, ठीक है, और सिम्बलिन है। ये चारों के चारों क्या हैं फ्रेंड्स? ये ड्रामेटिक रोमांस या फिर रोमांसेस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो मेन फीमेल जो कैरेक्टर होती है, हीरोइन होती है, वो मिरांडा होती है। ये हीरोइन होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब इसके अंदर बहुत सिंपैथी होता है। ये बहुत वो होती है, दयालु होती है। कौन? ये मिरांडा। जब टेम्पेस्ट इसके पिता लाते हैं ना, तूफान लाते हैं, उसमें शिप में लाते हैं तूफान इसके पिता, तो यही बोल करके उसको रुकवाती है। इसके पिता जब मैजिक से लाते हैं तूफान समुद्र के अंदर, जब वो इसका भाई जब ट्रैवल करता है उस टाइम पे तूफान आता है तो मिरांडा ही उसको रुकवाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
फोर्टिनब्रास इज़ अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स, यानी जो फोर्टिनब्रास है वो कैरेक्टर है इन शेक्सपियर में, ठीक है। फोर्टिनब्रास एक कैरेक्टर है शेक्सपियर में, वो कौन है, ठीक है। शेक्सपियर के कैरेक्टर में कौन है, तो वो है हैमलेट। हैमलेट में एक फोर्टिनब्रास कैरेक्टर होता है, ठीक है। वो किसका है, शेक्सपियर का द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फोर्टिनब्रास इज अ यंग मैन इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट में एक कैरेक्टर होता है फोर्टिनब्रास। सेवरल कैरेक्टर विल रिफ्लेक्ट हैमलेट, ठीक है, बट फोर्टिनब्रास इज द फर्स्ट टू बी नेम्ड इन द प्ले विथ whom वी सी अ लाइकनेस ऑफ प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का कौन सा करेक्टर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो है आपकी ये पोर्टिया। पोर्टिया किसकी करेक्टर है फ्रेंड्स, जब इसकी नहीं है तो ये है आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। और इसकी करेक्टर जो होती है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, पोर्टिया होती है, ठीक है। और इसमें एज यू लाइक इट के और करेक्टर कौन कौन से हैं, ये होती है रोजेलिंड, ठीक है, और ये होता है ऑरलैंडो। ये दोनों का अफेयर चलता है, ठीक है, दोनों हीरो हीरोइन है, ठीक है। सिलिया कौन रहती है, तो इसके चाचा की बेटी रहती है, इसके चाचा की, रोजेलिंड के चाचा की बेटी कौन रहती है, सिलिया रहती है, जो कि इसके साथ फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, जहाँ की इसके पापा को बैनिश कर दिया गया था इसके पिता के द्वारा। इसके पिता जो है ना बैनिश कर देते हैं इसके पिता को, जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में। वहाँ पर क्या होता है कि रोजेलिंड और सेलिया दोनों के दोनों जाती हैं अपना वेश बदल करके, डिस्गाइज करके, ठीक है। और वहीं पे ऑरलैंडो भी जाता है। ऑरलैंडो इसका जो बॉयफ्रेंड रहता है और सेलिया इसकी बहन होती है, कजिन होती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 21 का, ठीक है। 21 का इसमें बोला है विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द। विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं किस एज से, तो वो करते हैं एलिजाबेथन एज से। एलिजाबेथन एज को और क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो एलिजाबेथन एज को बोला जाता है रेनेसा। इसको रेनेसा नाम भी दिया गया है, देखिए रेनेसा बोला गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है, एलिजाबेथन एज बोला गया है, और क्या बोला गया है, इसको बोला गया है शेक्सपियरियन एज। तो आप ये जान लीजिए कि ये क्यों इतना सब बोला गया है, तो ये जान लीजिए कि इसको रेनेसा बोला गया है क्योंकि रेनेसा जो है पहले इटली में आता है। इटली में आता है, कब आता है फ्रेंड्स, तो ये आता है 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में इटली में आता है। उसके बाद इंग्लैंड में जो है ये 16th सेंचुरी में एकदम पीक पर रहता है, ये पीक पर रहता है एकदम। तो 16th सेंचुरी में ये पीक पे हो जाता है क्या, रेनेसा। तो इसलिए इसको रेनेसा पीरियड बोला जाता है 16th सेंचुरी को। और इस वक्त जो है क्वीन एलिजाबेथ यानी 1558 से लेकर के 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ यहाँ की क्वीन रहती हैं इंग्लैंड की, ठीक है। इसी टाइम पे रेनेसा भी आता है और इसी टाइम पे विलियम शेक्सपियर का जन्म भी होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रेनेसा बोला गया है, रेनेसा एज बोला गया है, और एलिजाबेथन एज बोला गया है, और शेक्सपियरियन एज बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हाँ, एज कैन नॉट वाइटर हर कस्टम्स स्टेल इन, एज कैन नॉट वाइटर हर नॉर कस्टम्स स्टेल हर इन इनफाइनाइट वेराइटी, ठीक है। अब ये किसके द्वारा बोला गया है और किसको बोला गया है, तो ये जो बोला गया है फ्रेंड्स, ये बोला गया है क्लियोपत्रा को। तो क्लियोपत्रा होती है ना वो काफ़ी खूबसूरत होती है, तो इस वजह से ये बोला गया है कि एज कैन नॉट वाइटियर हर, यानी जो समय है ना उसका उम्र है ना, उम्र भी उसको फीका नहीं कर सकता है, नॉर कस्टम्स स्टेल, ना ही उसको रीति रिवाज जो है वो बांध सकते हैं। हर इनफाइनाइट वेराइटी, उसकी चीज जो क्वालिटी है ना या वो ऐसी जो दिखती है उसको कोई भी स्टेल नहीं कर सकता है या फिर उसको डल नहीं कर सकता है। ये किसके लिए बोला गया है, तो ये बोला गया है क्लियोपत्रा के लिए, ठीक है, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। एंटोनियो यानी क्लियोपत्रा किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। क्या बोला गया फ्रेंड्स, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, यानी इसको बोला गया फ्रेल्टी यानी कमजोरी, तुम्हारा नाम ही औरत है। ये कि कौन बोलता है फ्रेंड्स, तो ये बोलता है हैमलेट। ये किसके लिए बोलता है, अपनी माँ के लिए बोलता है
कि उसकी माँ जो रहती है, जो इसकी माँ रहती है वो गर्ट्यूड रहती है। उसका नाम क्या रहता है? गर्ट्यूड। हैमलेट में गर्ट्यूड जो होती है इसकी हैमलेट की माँ होती है। उसको वो बोलता है कि फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, कमजोरी तुम्हारी नाम ही औरत है। ये क्यों बोलता है ऐसा अपनी माँ को? तो ये इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी माँ जो रहती है उसके पिता के मृत्यु होने के कुछ दिन बाद अपने चाचा से, मतलब हैमलेट के चाचा से यानी अपने देवर से शादी कर लेती है। इस वजह से वो बोलता है फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। ठीक है, कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है द कोड क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी यानी दया की जो क्वालिटी होती है, जो दया का जो गुण होता है उसको प्राप्त नहीं किया जाता है। उसको मतलब कोई पृथ्वी पे पैदा हो गया और सोच ले कि हमको आज या कल कभी भी हम सीख लें दया को या पा लें दया को, तो ऐसा नहीं होता है। जो मर्सी होता है ना, वो आदमी में स्वयं से, खुद से, अपने आप ये क्या होता है, ये आ जाता है। ठीक है, जैसे कि बरसात जो होता है वो ऊपर से गिरता है, जो बारिश न हेवन से, स्वर्ग से जो पानी जो जैसे गिरता है, वैसे ही जो मर्सी होता है, जो दया होता है, वो इंसान में आता है। तो ये किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है फ्रेंड्स? तो ये है शेक्सपियर का। और इसका एक कैरेक्टर अभी बोला गया है, पोर्टिया, अभी आया था कैरेक्टर पोर्टिया। ये कहाँ की रहती है? वो इसी कैरेक्टर की रहती है, इसी प्ले की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। लव लुक्स नॉट विथ आइज यानी प्यार आँखों से नहीं दिखता है, प्यार को आँखों से नहीं देखा जाता है, बट विथ द माइंड्स, बल्कि दिमाग से देखा जाता है। यानी प्यार जो होता है ना, वो आँखों से जो चीज़ें होती हैं, प्यार जो होता है वो आँखों से नहीं देखा जाता है, बल्कि आदमी के चरित्र से, माइंड बोला गया यानी चरित्र से। बट माइंड एंड देयर फॉर विंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, यानी वो बोलता है, ये जो वर्क है आपका इसका है, ये जो लाइन बोला गया है ये किस में बोला गया है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में बोला गया है। वो बोलता है ना, इसमें क्या होता है कि एक पक नाम का कैरेक्टर होता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। वो क्या करता है कि उसके आँखों में जो है वो क्या करता है कि उल्टा का सीधा जो काम है वो कर देता है, पक नाम का कैरेक्टर। ठीक है, तो उसमें ये बोला जाता है कि लव लुक्स नॉट विथ आइज, यानी जो प्यार होता है वो आंखों से नहीं दिखता है बल्कि उसके दिमाग से दिखता है। ठीक है, ये कौन किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर होता है पक नाम का। ठीक है, वो क्या करता है ना, यही सारा काम बिगाड़ता है। ये क्या करता है कि इसका जो मालिक होता है ना, वो डेमेट्रियस, अरे इसका जो मालिक होता है, इसका मालिक, इसका नाम नहीं याद रहा हमको, इसका जो मालिक होता है वो बोलता है कि ये जो एक वो देता है, एक किसी चीज़ का रस देता है, एक कुछ होता है, फूल का रस होता है, उसको बोलता है कि जा करके इसके आँख में डाल दो, किसी और कैरेक्टर के बारे में, आँख में, वो जा करके किसी और कैरेक्टर के आँख में डाल देता है। इस वजह से ये सारा उथल पुथल हो जाता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। तभी ये कोटेशन आता है कि लव नॉट लुक्स विथ आइज बट विद द माइंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ नोन एज द मेलंकली मैन, यानी मेलंकली मैन के नाम से कौन जाना जाता है? एज यू लाइक इट में, तो वो जाना जाता है फ्रेंड्स जैक। जो जैक होता है ना, जैक, उसको बोला जाता है मेलंकली, क्योंकि वो हमेशा उदास रहता है, हमेशा निराश रहता है। कौन? जैक, इसलिए इसको बोला जाता है मेलंकली मैन, जैक को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हु सेड शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस नॉट हीरोइंस एंड नो हीरोज़, यानी शेक्सपियर के कौन से वर्क, शेक्सपियर को कौन से राइटर हैं जो कि ये बोलते हैं कि शेक्सपियर के कॉमेडी में केवल हीरोइन होती हैं, कोई हीरो नहीं होते हैं? तो वो बोलते हैं आपके जॉन रस्किन। जॉन रस्किन क्या बोलते हैं कि भाई शेक्सपियर जो है ना वो केवल फीमेल को ही कॉमेडी में रखते हैं, जबकि मेल को नहीं रखते हैं। आप किसी भी प्ले को उठाइएगा आपको समझ में आ जाएगा, ये बात कहीं ना कहीं सही भी कही गई है।
जैसे आप बड़ा बड़ा जो प्ले है इनका ना उठा करके कॉमेडी देखेंगे तो आपको फीमेल कैरेक्टर ही ज़्यादा दिखेंगी। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें भी देखिए आप पोर्टिया का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के इर्द गिर्द कहानी जो है घूमती रहती है। नेक्स्ट चलिएगा फ्रेंड्स, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टून ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेज, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी शेक्सपियर जो है अपना मैटर उठाते हैं, सब्जेक्ट मैटर उठाते हैं। वो कहाँ से उठाते हैं? तो वो उठाते हैं फ्रेंड्स होलिंसेड क्रॉनिकल से। कहाँ से उठाते हैं? होलिंसेड क्रॉनिकल्स। होलिंसेड क्रॉनिकल्स क्या होता है कि शेक्सपियर के कुछ दिन पहले, शेक्सपियर के जन्म होने से कुछ दिन पहले ही ये सारी जो किताबें हैं वो लिखी जाती थी। तो होलिंसेड क्रॉनिकल से ही ज़्यादा से ज़्यादा इनका सोर्स उठाया गया है। और ये भी बोला जाता है कि शेक्सपियर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को चुराते थे, कॉपी करते थे, राइटर्स को कॉपी करते थे। और इनका जो मेन सोर्स है ना, मेन जो सोर्स होता है वो इनका अपना कम होता है, मेन अपना आइडिया कम होता है, बाकी ये अदर बुक्स से जो है ये कॉपी करते हैं। ये शेक्सपियर के बारे में बोला गया है। और इसमें से जो कॉपी करते हैं ये एक है होलिंसेड क्रॉनिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। मालवोलियो कैरेक्टर ये किसमें का है ये बताइए हमको। तो ये है आपका 12th नाइट। ठीक है, मालवोलियो जो है ये किसका है? 12th नाइट का। ये जो मालवोलियो रहता है ना वो ओलिविया का मैनेजर होता है। ओलिविया जो रहती है डचेस ओलिविया, उसका मैनेजर होता है, जिसको कि झूठा लेटर दे करके मैरी जो होती है, एक कैरेक्टर होती है मैरी, इसकी अटेंडेंट रहती है। वो क्या करती है, इसके मैनेजर को एक लेटर देती है, झूठा लेटर। ठीक है, जिसको मालवोलियो पा करके इतना खुश होता है। और ये मैरी बोलती है कि ये लेटर जो है ओलिविया के द्वारा तुमको दिया गया है। और जिसको पा करके इसका मैनेजर इतना खुश होता है कि हमारी जो मैडम है वो इतना अच्छा हमारे बारे में सोचती हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर कहाँ का है? मालवोलियो 12th नाइट का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। वेनस एंड एडोनाइस is a poetic composition of a poet who is dramatist also। यानी जो वेनस एंड एडोनाइस है फ्रेंड्स वो एक पोएटिक कंपोजिशन है, यानी ये पोएटिक है, पोइट्री है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? पोयम। तो ये लिखा गया है पोयम फ्रेंड्स शेक्सपियर के द्वारा, जो कि एक ड्रामेटिस्ट भी है। यानी शेक्सपियर को बोला गया है कि शेक्सपियर जो है फ्रेंड्स वो ड्रामेटिस्ट भी है। और ये जो वर्क है वीनस एंड एडोनाइस उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अब ये जान लीजिए वीनस एंड एडोनाइस जो होता है वर्क, इसमें कितना लाइन्स होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है फ्रेंड्स 6 लाइन का। एडोनिस, देखिए एडोनिस, ठीक है, ये कितने लाइन का होता है? 6 लाइन का होता है। ठीक है, अब देखिए ना कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6। तो ट्रिक आप याद रख लीजिए, 6 लेटर है तो ये 6 लाइन का है। ठीक है, और एक होता है इनका वर्क होता है रेप ऑफ ल्यूक्रेस। ठीक है, ये 93 में लिखे रहते हैं। और 94 में एक लिखते हैं वर्क, 94 में एक वर्क लिखते हैं फ्रेंड्स, उसका क्या नाम रहता है? रेप ऑफ ल्यूक्रेस। क्या रहता है फ्रेंड्स? रेप ऑफ ल्यूक्रेस। ल्यूक्रेस में कितना लेटर होता है? ल्यूक्रेस में कितना लेटर है फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 7 है लेटर। तो ये 7 लाइन का। यानी वीनस एंड एडोनाइस जो है, इसमें एडोनाइस में जितना लेटर होता है उतना लाइन का होता है, और ल्यूक्रेस में जितना लेटर होता है उतने लाइन का होता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, आपको काम देगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इन विच प्ले डू वी फॉलोइंग लाइन्स ऑकर्स। ठीक है, ये लाइन जो है किससे लिया गया है देखिएगा, नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी, यानी ना तो आप उधार लीजिए ना ही दीजिए। ठीक है, फॉर लोन ऑफ लॉस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड्स, यानी इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ना तो आप उधार लीजिए ना उधार दीजिए, ना आप उधार लीजिए ना उधार दीजिए। फॉर लोन लॉस ऑफ
बोथ इटसेल्फ। यदि आप लेन देन कर रहे हैं तो आप दोनों खो देंगे। क्या चीज़? फ्रेंडशिप और पैसा। यानी आप अगर पैसा किसी को दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? या ले रहे हैं या दे रहे हैं, दोनों कंडीशन में फ्रेंड्स ये चीज़ें जनरली भी सही है कि अगर आप फ्रेंड्स को उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं तो आप दोनों चीज़ें खो देंगे। क्या खो देंगे? फ्रेंडशिप भी खो देंगे और पैसे को भी खो देंगे। तो इसलिए इसमें जो वर्क होता है हैमलेट, उसमें वो जो बोलता होता है, क्या नाम है, पोलोनियस, पोलोनियस, ठीक है। पोलोनियस जो होता है फ्रेंड्स ना, वो अपने बेटे लियर्स को बोलता है। लियर्स जो इसका बेटा होता है उसको बोलता है कि बेटा तुम जा रहे हो पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए जाता है, तो इसको बोलता है तुम पढ़ने के लिए जा तो रहे हो लेकिन दोस्तों से न कभी लेना न कभी देना। अगर लेन देन तुम कर रहे हो तो तुम अपना दोस्ती भी खोओगे और पैसा भी खोओगे, ठीक है। ये कौन बोलता है? तो ये पोलोनियस बोलता है। किस में बोलता है? ये बोलता है हैमलेट में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये इसमें देखिए ना, पोलोनियस हु वाज गिविंग एडवाइस टू हिज सन लियर्स बिफोर लियर्स हेड बैक टू स्कूल, यानी वो पढ़ने के लिए जाता है, उस टाइम पे ये चीज़ें बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन, ठीक है। ये किस में से लिया गया है? तो ये बोला गया है, देखिए फ्रेंड्स, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ अ स्लीप। यानी ये बोला जा रहा है कि हम तो पागल हैं। इसमें बोला जा रहा है हम तो पागल हैं। एज ड्रीम आर मेड ऑन, ड्रीम बनाई जाती है, एंड आवर लिटल लाइफ, हमारे छोटे जीवन पर, एंड राउंडेड विथ अ स्लीप, जो कि एक निद्रा होती है। ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया था फ्रेंड्स उसके द्वारा, प्रोस्पेरो के द्वारा। किस में बोला गया है? टेम्पेस्ट में बोला गया है। किस में बोला गया है? टेम्पेस्ट में बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो बोला गया है फ्रेंड्स, इसमें इसका एक ट्रिक आप जान लीजिए कि ये जो टेम्पेस्ट में जो पोलोनियस होता है ना, यही बोलता है पोलोनियस। पोलोनियस अपने आप को बनता है कि हम बहुत पागल हैं। वी आर सच स्टफ, पोलोनियस बोलता है वी आर सच स्टफ, यानी अपने आप को पागल बोलता है। तो पोलोनियस एक अच्छा मैजिशियन होता है। अगर वो अपने आप को पागल बोलेगा तो और सबका तो छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये बस पागल प्रोस्पेरो फ्रेंड्स, प्रोस्पेरो कैरेक्टर, प्रोस्पेरो जो है फ्रेंड्स, वो टेम्पेस्ट का जो रहता है प्रोस्पेरो, वो अपने आप को पागल बोल रहा है। देखिए ये एक अच्छा मैजिशियन होता है जो कि समुद्र में भी तूफान ला रहा है, वो अपने आप को पागल बोल रहा है। तो ये आप कोटेशन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स 33 का, शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर क्या है? तो हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। ये बात तो सही है, शेक्सपियर वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इनको जो बेन जॉनसन है ना, बेन जॉनसन वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये कौन बोलते हैं? ये इनके एजुकेशन के बारे में बोलते हैं बेन जॉनसन, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मतलब इनको थोड़ा बहुत नॉलेज है लैटिन और ग्रीक का, तो ये तो ग्रेट स्कॉलर हो ही नहीं सकते हैं। और न्यू लॉट ऑफ ग्रीक, यानी ये तो दोनों के बारे में ये व्याख्या कर दिए हैं आपके जॉनसन, तो ये हो ही नहीं सकता है। न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये तो बोला गया है, लेकिन वो ये बोला गया है बेन जॉनसन के द्वारा, लेकिन इनके बारे में जो रियलिटी है वो यही है कि हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। इनका जो कमांड होता है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रहता है, इंग्लिश पर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का फ्रेंड्स, इतना तो हमको पता है कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, कुछ जनरल नॉलेज कि शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था। तो शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन, और इनका डेथ जो हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 1616 में, ठीक है। ये 37 प्लेस लिखे हैं, ठीक है। और ये पब्लिश किया गया था प्लेस जो है 37 1623 को, ठीक है, 23 को, ठीक है। और इसमें से एक प्ले को घटा दिया जाता है, पेरिकल्स को छोड़ करके 36 प्लेस को ये हेमिंग एंड कैंडल के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट उसमें पब्लिश कर दिया जाता है 1623 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स
विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर। एक चीज़ हम आपको फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था लेक्चर तभी हम आपको बोले थे ये वाला ट्रिक होकम वाला। कौन सा फ्रेंड? होकम। ये किस चीज़ के लिए हम बताए थे आपको? ग्रेट ट्रेजिडीज़ के बारे में, कि शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजिडीज़ को होता है वो कौन कौन सा होता है। तो एच फॉर हैमलेट, ये हैमलेट इसमें दिया है, हाँ दिया है। ओ फॉर ओथेलो, ओथेलो दिया है, ओथेलो भी दिया है। के फॉर किंग लियर, किंग लियर भी दिया है। एम फॉर मैकबेथ, मैकबेथ नहीं दिया है। तो इसमें से आप ट्रिक जान लीजिए, एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है फ्रेंड्स कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो शेक्सपियर के द्वारा, जो शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजिडी है उसमें से कौन सा नहीं है। तो ये जान लीजिए आपका इनका जो मैकबेथ है वो नहीं है। तो ये आंसर इसका यही हो जाएगा, ये ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो है इनका ग्रेट ट्रेजिडी में नहीं आता है, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट को आप ट्रेजिडी में ना रख करके आप इसको कॉमेडी वॉमेडी में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेजिडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ये मिल गया है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि हैमलेट के बाद इज जो है इसको मिला दिया गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो इसमें पूछा जा रहा है शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस है, किस वर्क से द्वारा, किसके वर्क से। तो ये होता है कीड्स के, जो थॉमस कीड होते हैं ना उनके वर्क जो है रिवेंज ट्रेजिडी, उससे ही ये इंस्पायर हुआ था। कौन सा? हैमलेट। जबकि जो थॉमस स्टर्न इलियट हैं, जो टीएस इलियट हैं, वो ये बोलते हैं कि ये रिवेंज ट्रेजिडी के श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा? हैमलेट, ठीक है। लेकिन ये शेक्सपियर जो है इंस्पायर हुए थे थॉमस कीड के रिवेंज ट्रेजिडी से ही, ठीक है, रिवेंज ट्रेजिडी से ही। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो है थॉमस कीड का रिवेंज ट्रेजिडी पूछा था किसका है, तो वो थॉमस कीड का ये क्वेश्चन आया हुआ है। कीड जो है वो यूनिवर्सिटी वीट्स में गिने जाते हैं, जबकि कीड्स का जो एजुकेशन है किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं था, फिर भी वो 7 यूनिवर्सिटी वीट्स में गिने जाते हैं। कौन? कीड। जबकि इनका एजुकेशन वैसे जगह से था ही नहीं, फिर भी काउंट किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन टेम्पेस्ट। हम आपको बताए थे कुछ देर पहले कि टेम्पेस्ट जो है कैरेक्टर, टेम्पेस्ट जो वर्क है, ट्रेजिक रोमांस जो है, ये जो चौसर शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया है, इसकी जो हीरोइन होती है वो कौन होती है, तो वो होती है मिरांडा। मिरांडा जो होती है इसकी हीरोइन होती है। ये बहुत ज़्यादा इस प्ले की हीरोइन होती है। ये बहुत ज़्यादा कैसी होती है? बहुत दयालु होती है। यही बोलती है कि प्रोस्पेरो से, अपने पिता से बोलती है, ये इसका पिता होता है, उसको बोलती है कि पिताजी ये जो टेम्पेस्ट जो तूफान है ना उसको आप अपने मैजिक से रोक दीजिए। इसको नहीं पता था कि इसके पिता द्वारा ही ये जो तूफान है वो समुद्र में लाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। और यही एक फीमेल कैरेक्टर होती है, मिरांडा ही होती है जो कि टेम्पेस्ट की फीमेल एक सिंगल कैरेक्टर होती है। मिरांडा एक फीमेल कैरेक्टर होती है इसमें की, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ, यानी डोमिनेटिंग पैसन जो होता है, डोमिनेटिंग पैसन क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि हर ट्रेजिडी में आपको मिलेगा। जितने भी ट्रेजिडीज आप देखेंगे ना उसमें कुछ न कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो कि मेन हीरो को ट्रेजिक फ्लॉ में लाते हैं, यानी पतन का कारण बनती है। कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हर एक हीरो की कमियां होती हैं जो कि उसको पतन की ओर ले जाती हैं। उसमें से ये पूछ रहा है कि डोमिनेटिंग पैसन जो है मैकबेथ में क्या है। मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैसन, यानी किसके कारण जो मैकबेथ है वो पतन की ओर जाता है, ठीक है। तो वो होता है एम्बिशन क्या होता है, यानी महत्वाकांक्षा। जो मैकबेथ होता है ना बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। वो क्या बोलता है कि हम किंग बन जाएं, फिर उसके बाद उसके चक्कर में वो बहुत सारी मर्डर करता है। कौन करता है? तो ये मैकबेथ करता है, ठीक है। तो इसका डोमिनेटिंग पैशन क्या होता है? वो होता है एम्बिशन। नेक्स्ट चलते हैं।
इन 12th नाइट ओविलिया इज ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विथ, यानी इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो ओलिविया रहती है, जो रहती है डचेस रहती है, वो ओवर हीयर्स इन लव विथ, वो किसके लिए वो प्यार, किससे प्यार करने लगती है, तो वो प्यार करने लगती है ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव, वो करती है वेला से, जो डिस्गाइज रहती है एज ए सिजेरियो। जो वेला रहती है ना, वो ड्यूक ओर्सिनो की एक मैसेंजर होती है, वो उसके यहाँ काम करती है, किसके यहाँ, ओर्सिनो के यहाँ। और ओर्सिनो जो होता है वो इसको बोलता है कि तुम जाओ, मेरा लेटर जो है किसको दे के आओ, ओलिविया को दे के आओ। और वो ओलिविया के पास जब जाती है लेटर लेकर के, ये तो अब फीमेल है, ये है फीमेल, लेकिन अपना भेष बदली है किसके रूप में, सिजेरियो के रूप में, सिजेरियो के रूप में अपना भेष बदली है। और इसको जब ओलिविया देखती है तो इसकी इतनी प्रशंसा करती है और बोलती है कि उनसे अच्छा, यानी ड्यूक ओर्सिनो से अच्छा है कि अच्छा तो तुम ही हो जो कि हमारे समक्ष आ रहे हो। वो जो ओर्सिनो है वो तो अपना मैसेंजर भेज करके हमको प्रपोज कर रहा है, हमको वो इम्प्रेस करना चाहता है अपने मैसेंजरों के द्वारा, वो खुद यहाँ पर नहीं आ रहा है। और इस वजह से ओलिविया जो है, जो वेला रहती है, उस जो कि वेला जो रहती है फीमेल रहती है और सिजेरियो यानी लड़के के भेष में रहती है, इससे ये प्रेम में पड़ जाती है। कौन, ओलिविया। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साइलॉक इज़ अ करेक्टर इन, साइलॉक जो है वो करेक्टर किस में का रहता है, तो वो रहता है फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस का। जो साइलॉक रहता है ना, ये मनी लेंडर होता है, इतना ये वो रहता है, निर्दयी होता है ना, कि ये लोगों को पैसा देता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे देता है, और उसमें से ये एंटोनियो को भी दे देता है पैसा, ठीक है। उसी में क्या होता है, ये बोलता है कि हम 1 पाउंड जो मांस है वो हम काटेंगे, किसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में होती हैं। और इसकी बेटी जो रहती है वो क्या करती है, वो भाग जाती है घर से, ठीक है, वो भाग जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, साइलॉक जो है करेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज, यानी शेक्सपियर जो है अपने प्लेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ किए हैं, तो वो किए हैं ब्लैंक वर्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्या किए हैं, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो ब्लैंक वर्स वो होता है जिसमें फ्रेंड्स राइमिंग तो होती है, राइमिंग होगी, ठीक है, राइमिंग होगी, लेकिन इसका मीटर नहीं होगा। मीटर क्या होता है, मीटर वो होता है जैसे स्ट्रेस अनस्ट्रेस, जो सिलेबल्स होता है ना, सिलेबस को जो मिला के बनता है उसको मीटर बोलते हैं। तो वो चीज़ मीटर जो है शेक्सपियर नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या यूज़ करते हैं, ब्लैंक वर्स, केवल ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ऐसा बताता है 60% जो है शेक्सपियर क्या किए हैं, ये ब्लैंक वर्स का यूज़ किए हैं अपने प्लेस में, ठीक है। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है, जिसमें कि राइमिंग नहीं होता है, राइमिंग होता है लेकिन मीटर नहीं होता है, राइम होता है मीटर नहीं होता है। राइम क्या होता है, जो प्ले के लाइन के जो आखिरी शब्द जो मिलते हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन से जो मिलती है, मैच खाती है, उसी को बोलते हैं राइमिंग। और मीटर क्या होता है, मीटर जो स्ट्रेस अनस्ट्रेस जो मीटर होता है ना, उसी को बोलते हैं। हीरोइक कपलेट क्या होता है फ्रेंड्स, तो हीरोइक कपलेट जिसका कि एलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन ये सब लिखते हैं, उसको बोलते हैं हीरोइक कपलेट। फ्री वर्स क्या होता है, फ्री वर्स वो होता है जिसमें कि नो राइम होता है, मतलब राइम भी नहीं होता है, ना ही मीटर होता है, ठीक है। और ब्लैंक वर्स क्या होता है, जिसमें कि राइम होता है, राइम होता है, मीटर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है शेक्सपियर जो है किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं ब्लैंक वर्स का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। शेक्सपियर क्या है फ्रेंड्स, तो वो है रेनेसा प्ले राइट। रेनेसा को क्या क्या बोला गया है फ्रेंड्स, तो अभी आपको बताया थे, एलिजाबेथन एज बोला गया है, रेनेसा एज बोला गया है, शेक्सपियर एज बोला गया है। और ये सारी चीज़ें कब कब की है, कौन से पीरियड की, 16th सेंचुरी की है। किस सेंचुरी की, 16th सेंचुरी की ये सारी चीज़ें हैं। रेनेसा जो है वो भी 16th सेंचुरी में आता है इंग्लैंड में, और शेक्सपियर भी इसी टाइम पे जन्मे होते हैं, और एलिजाबेथ जो होती है जो वो भी इसी टाइम पे आती हैं। जैसे रेनेसा जो है आपका 16th सेंचुरी में शुरू होता है, ठीक है, और शेक्सपियर का जन्म भी होता है 1564 में, ठीक है। एलिजाबेथ भी क्वीन कब बनती हैं, वो भी 1558 में बनती है। सारी चीज़ें कब की डील करती हैं, ये एलिजाबेथन एज से होती हैं, बिलोंग करती हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु सेड, हु सेड हाउ पुअरर आर दे, यानी ये कौन बोलता है कि हाउ पुअरर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, यानी ये बोला जाता है आपका किसके द्वारा, यागो के द्वारा। यागो जो रहता है ना फ्रेंड्स, वो इतना वो 3-5 करता है इस प्ले में, ओथेलो में। ओथेलो में एक कैरेक्टर होता है विलेन, ठीक है, विलेन का नाम क्या रहता है, यागो। यागो जो होता है ना बहुत बड़ा विलेन होता है। इसी के कहने से, इसी के भड़काने से ही ओथेलो अपनी फ्रेंड डेस्डिमोना का, अपनी वाइफ डेस्डिमोना का मर्डर कर देता है, ठीक है। और इसमें ये क्या बोलता है, यागो का स्टेटमेंट है, हाउ पुअर आर दे हैव नो पेशेंस, यानी कितने विचित्र लोग हैं कि इन लोगों को थोड़ा भी पेशेंस नहीं है। वाट वुड डिड एवर डील बट बाई डिग्रीज, यानी इसमें बोलता है, जब ये इसको ओथेलो को बताता है, यागो जब ओथेलो को बताता है कि तुम्हारी जो पत्नी डेस्डिमोना है वो तुम्हारे लिए फेथफुल नहीं है, तो ये ओथेलो क्या करता है, बिना जाने सुने, इग्नोरेंस में, यानी बिना जाने सुने ये क्या करता है, अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है, बिना उसका स्टेटमेंट लिए कुछ नहीं सुनता है, सीधा मर्डर कर देता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट बोलता है ये कि हाउ पुअर दे आर दे हैव नो पेशेंस, यानी कितने विचित्र लोग हैं, इनको थोड़ा भी धैर्य नहीं है। तुम्ही यही जो है या वो यही मरवाता है और यही ये कोटेशन बोलता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स,